दोस्तों आप सभी को पता ही होगा सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी रिलीज हो चुकी है और रिलीज होते इस मूवी की चर्चा काफी जोरों शोर से की जा रही है। लेकिन दोस्तों आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि जो इतिहास हमें मूवी में दिखाया गया है वो असली इतिहास से कितना मिलता जुलता है। क्या ये मूवी हिस्टोरिकली सच है या फिर ये पूरी मूवी ही एक झूठ है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी असल इतिहास से कितना मिलता जुलता है। सबसे पहले बात करें दोस्तों मूवी के बारे में, तो जिन लोगों ने अभी तक इस मूवी को देखा है वो ये सोच रहे हैं कि अक्षय कुमार को इस मूवी में क्यों लिया गया है। क्या अक्षय कुमार इस फिल्म में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का रोल प्ले कर रहे हैं या फिर अपनी एक फिल्म हाउसफुल 3 के कैरेक्टर का जिस तरीके से अक्षय कुमार ने इस मूवी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का कैरेक्टर प्ले किया है उस हिसाब से अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान इस समय जिंदा होते तो अपने सारे दुश्मनों को छोड़ के सबसे पहले अक्षय कुमार से निपटते। दोस्तों बॉलीवुड में पहले भी पद्मावत जैसी हिस्टोरिकल फिल्म्स बन चुकी है और उसमें दोस्तों रणवीर सिंह और शाहिद कपूर जैसे एक्टर्स ने बखूबी राजा महाराजाओं के कैरेक्टर को प्ले किया है। क्योंकि दोस्तों आमतौर पर किसी भी एक्टर के लिए राजा महाराजाओं का कैरेक्टर प्ले करना खुद में एक मुश्किल चैलेंज होता है, क्योंकि ये रोल प्ले करने के लिए चेहरे के एक्सप्रेशंस और आवाज में गूंज भी उस तरीके के होने चाहिए और ये सारी चीजें हमें फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान में अक्षय कुमार से कहीं पर भी देखने नहीं मिली। और अब बात करें दोस्तों फिल्म की स्टोरी के बारे में, तो फिल्म में ये दिखाया गया है कि राजा पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा हुआ करते थे और वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान के खलेरे भाई यानी जयचंद कन्नौज के राजा हुआ करते थे और वहीं उनके एक नाना भी हुआ करते थे जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। दरअसल दोस्तों इनके नाना का कोई भी बेटा नहीं था, सिर्फ 2 बेटियां ही थी। एक बेटी से जहां सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे तो वहीं दूसरी बेटी से जयचंद थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात ये थी कि जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाना थे वो पृथ्वीराज चौहान को ज्यादा पसंद किया करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपना पूरा राज्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान के हवाले ही कर दिया और अपने नाना के इस फैसले से जयचंद काफी ज्यादा नाराज हो गया था और उसने सम्राट पृथ्वीराज चौहान से ये कहा कि सल्तनत पर दोनों का आधा आधा हक है, इसलिए सल्तनत को आधा आधा बांटा जाए। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की इस बात को साफ साफ इनकार कर दिया, जो दोनों की दुश्मनी में एक काफी बड़ा कारण बन गया। इसके अलावा फिल्म में सम्राट पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी को भी दर्शाया गया है। दरअसल दोस्तों संयोगिता जयचंद की बेटी हुआ करती थी और वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान से हद से ज्यादा मोहब्बत किया करती थी और वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान भी संयोगिता से मोहब्बत किया करते थे। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है कि जयचंद दोनों को एक होने नहीं दे सकता था, इसलिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान कन्नौज जाकर खुद संयोगिता को उठा कर ले आते हैं। इस तरह जयचंद और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरमियान दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर इसके बाद जयचंद पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी की मदद करने की सोचता है। खैर दोस्तों इस फोटो में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कितनी मजबूती के साथ बांध रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों हिस्टोरिकली यानी ऐतिहासिक तौर पर ये मूवी कितनी खड़ी उतरती है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक हिस्ट्री लवर हैं तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी में हिस्ट्री को जगह जगह पर तोड़ मरोड़ कर बताया गया है। इस बात का अंदाजा दोस्तों आप मूवी के उस आखिरी सीन से लगा सकते हैं कि जिसको मूवी का मेन सीन बताया जा रहा है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान अंधा होने के बावजूद मोहम्मद गौरी को तीर से खत्म कर देता है। लेकिन दोस्तों इस मामले का इतिहास से कहीं पर भी कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि दोस्तों चाहे आप इतिहास की कोई सी भी किताब उठा के देख ले आपको ये क्लियर देखने मिलेगा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मौत 1192 में हुई थी। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने कत्ल कर दिया था और वहीं दूसरी तरफ सभी इतिहासकारों का ये मानना है कि मोहम्मद गौरी की मौत 1206 में आज के पाकिस्तान में हुई थी और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मौत के बीच लगभग 14 सालों का फासला था। मगर दोस्तों देखने वाली बात है कि 1192 में दोनों की मौत बताकर लोगों को कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक और बात ये दोस्तों कि आपने किताबों में ये जरूर पढ़ा होगा कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी वापस चला जाता है और अपने उस इलाके पर अपने गुलाम जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था उसको बैठा दिया था। फिर उसने मोहम्मद गौरी के ऑर्डर पर 1192 से लेकर 1206 तक सल्तनत को वसी करने के साथ सल्तनत को मजबूत भी किया था। फिर जब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक तक मोहम्मद गौरी की मौत की खबर पहुंची तब उसने एक अलग सल्तनत की ऐलान कर दी और इस तरह भारत में पहली मुस्लिम सल्तनत वजूद में आई, जिसको हम और आप दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस मूवी में और भी ऐसी चीजें दिखाई गई है जो इतिहास की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है। खैर दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।